आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स से पेपर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रैखिक रूपांतरण। इसको आप होमोमॉर्फिज्म भी आप कह सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म हिंदी में इसको समाकारिता भी आप कह सकते हो। तो सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। तो इसके लिए दो वेक्टर स्पेसेस का होना जरूरी है, मतलब दो सदिश समष्टि होना चाहिए। तो हमने मान लिया लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। यहाँ पर यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं एंड टी जो है यू से वी एफ में, मतलब यू एफ से वी एफ में एक मैपिंग है, बी आ मैपिंग। तो टी एक प्रतिचित्रण है यू से भी में, और यू एफ और वी एफ दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं, मतलब सदिश समष्टियाँ हैं। इस टी को टी इज सेड टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ इस टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, रैखिक रूपांतरण करना चाहते हैं, यदि वह इस प्रॉपर्टी को रखता है, मतलब टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। टी अगर ऑपरेट करें ए अल्फा प्लस बी बीटा में, ये इक्वल होना चाहिए ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा के। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी रखता है तभी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। यहाँ पर यू एफ और वी एफ दोनों वेक्टर स्पेसेस है, हिंदी में इसको सदिश समष्टि कहते हैं। तो हमने लिखा है मान लो यू एफ तथा वी एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं। दो सदिश समष्टियाँ हैं यू एफ और वी एफ, ये भी सदिश समष्टि है, ये भी सदिश समष्टि है। और टी यू से भी में एक प्रतिचित्रण है, मैपिंग है। इस टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहना चाहते हैं। कब कहेंगे? यदि वह इस प्रॉपर्टी को रखता है। यहाँ पर ए और बी स्केलर है, मतलब ए और बी जो है वह एफ के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वेक्टर्स है। इसका मतलब है अल्फा और बीटा जो है ये यू के एलिमेंट है। मैं आपको डेफिनेशन डायग्राम के साथ समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए। चलिए सबसे पहले हम इसी डेफिनेशन को एक बार हिंदी में समझाते हैं, उसके बाद में हम आपको डायग्राम के साथ समझाएंगे। तो हमने लिखा है मान लो यू एफ तथा वी एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं। तो यहाँ पर यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टियाँ हैं तथा टी यू से भी में एक प्रतिचित्रण है। इस टी को, ये जो टी है, टी को रैखिक रूपांतरण कहते हैं। यदि टी ऑपरेट करें ए अल्फा प्लस बी बीटा में, तो हमें मिलना चाहिए ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। यदि ऐसा मिल जाए, टी अगर इसमें ऑपरेट करें और उसका इसके इक्वल आ जाए, मतलब ये और ये बराबर आ जाए, तो हम टी को बोलेंगे रैखिक रूपांतरण, इंग्लिश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ए और बी दोनों स्केलर्स हैं, स्केलर्स हमेशा एफ में बिलोंग करते हैं, स्केलर मतलब अदिश हैं, और अल्फा और बीटा दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर मतलब सदिश हैं, और ये बिलोंग करेंगे यू में। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये बात तो समझ में आ गई कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें दो वेक्टर स्पेसेस लेने होंगे, दो सदिश समष्टियाँ लेने होंगे। यू एफ और वी एफ ये दोनों ही वेक्टर स्पेसेस हैं, हिंदी में इसको सदिश समष्टि कहते हैं। यू एफ और वी एफ सदिश समष्टियाँ हैं, और टी जो है यू से भी में एक मैपिंग है, मतलब टी यू से भी में एक प्रतिचित्रण है, मैपिंग है। इसी टी को, जिसको मैं मैपिंग कह रहा हूँ, इसी टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो मैपिंग टी है, इस टी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब रैखिक रूपांतरण कहते हैं। कब कहेंगे? जब ये प्रॉपर्टी को रखेगा,
यदि ये प्रॉपर्टी को रखता है तभी टी रैखिक रूपांतरण कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। इधर देखिए आप, ये देखिए ये वेक्टर स्पेस है, इसका नाम हमने यूएफ नाम दिया जी। अब ये दूसरा वेक्टर स्पेस है जिसका नाम हमने वीएफ दे दिया। ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं। ये वेक्टर स्पेस है यूएफ, जिसको हिंदी में सदिश समष्टि कहते हैं, और वीएफ भी वेक्टर स्पेस है। दोनों ही वेक्टर स्पेस हैं, सदिश समष्टियाँ हैं। तो यहाँ पर अल्फा है तो इसका इमेज यहाँ पर, यहाँ से मैपिंग टी है। देखो यहाँ से मैपिंग क्या है, टी है। टी यू से भी में एक मैपिंग है। यहाँ अगर अल्फा है तो उसका इमेज यहाँ टी ऑफ अल्फा आएगा। यहाँ अगर बीटा है तो इसका इमेज यहाँ पे टी ऑफ बीटा आएगा जी। तो यहाँ पर ए अल्फा प्लस बी बीटा है। ए और बी तो कांस्टेंट है ना, ए और बी स्केलर क्वांटिटी है। ए अल्फा प्लस बी बीटा यहाँ का मेंबर होगा। तो इसमें जब टी ऑपरेट होगा तो यहाँ आंसर आएगा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा जी। अब ये टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा जो आ रहा है, ये वैल्यू, ये जो है, ये जो वैल्यू है ए इंटू टी ऑफ अल्फा, मतलब इसमें ए का मल्टीप्लाई करो प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा, और दोनों को ऐड करो, उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका जो वैल्यू है इसके इक्वल होना चाहिए, ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा के। यदि ऐसा आ जाए, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तभी टी जो है रैखिक रूपांतरण कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ हमने मान लिया, हमने माना टी V3 से V2 में भी डिफाइंड बाई, इस प्रकार परिभाषित है कि, डिफाइंड बाई, ठीक है, हिंदी में लिखोगे इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि। तो टी एक मैपिंग है V3 से V2 में, और इस प्रकार परिभाषित है कि टी जब x1, x2, x3 पर ऑपरेट हो रहा है तो ये आंसर दे रहा है x1 माइनस x2, x1 प्लस x3। इस प्रकार से हमने टी को डिफाइंड किया है, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि यह जो टी है वह एक रैखिक रूपांतरण है, मतलब टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन सो दैट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तब दर्शाइए कि टी एक रैखिक रूपांतरण है, टी एक रैखिक रूपांतरण है। तो आपको बता दूं मैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी हमने जो बताया है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना जरूरी है। यहाँ पर मैपिंग V3 से V2 में दिया गया है। V3 में 3 डायमेंशनल है, देखो 1 2 3, इसको हम 3 डायमेंशन बोलते हैं। V3 मतलब 3 डायमेंशन, इसके जो मेंबर होंगे इसी प्रकार ट्रिपल पेयर में होंगे, और V2 2 डायमेंशन है, डबल पेयर में होंगे, है ना। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करूँगा, ये आप समझिए हमेशा। जैसे मानो मैं लिखता हूँ x, y, तो ये कहलाएगा पेयर, है ना, हिंदी में बोलेंगे युग्म, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ x, y, z ऐसा, तो ये कहलाएगा ट्रिपल पेयर, त्रियुग्म, ट्रिपल पेयर, ठीक है, मतलब ये त्रियुग्म कहलाएगा, त्रियुग्म। अब अगर मैं लिखता हूँ V3, तो इसके जो मेंबर हैं वो ट्रिपल पेयर होंगे, मतलब त्रियुग्म होंगे V3। अगर मैं लिखता हूँ V2, तो इसके जो मेंबर है वो पेयर में होंगे, है ना। ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। इसके मेंबर मालूम मैं लिख दिया अल्फा 1, अल्फा 2, इस प्रकार से, है ना। या इस प्रकार से मैंने लिख दिया इसका यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2 ले सकता हूँ, या इसका मेंबर ऐसे ले लिया A1, A2, इस प्रकार से, या इसका मेंबर ऐसे ले लिया x1, x2, इस प्रकार से। ये V2 के मेंबर ये डबल पेयर में होंगे, मतलब 2 एलिमेंट के पेयर में होंगे। V2 है ना, 2 डायमेंशनल है। V3 के ऐसे नहीं आएंगे, V3 के आएंगे तो ऐसा आएगा x1, x2, x3, ऐसे त्रियुग्म में होंगे, ट्रिपल पेयर में होंगे, क्योंकि V3 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो याद रखना V2 मतलब ये क्या है, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, V3 मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर यहाँ पे Vn लिख देता तो ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे।
इसके एलिमेंट ऐसे आएंगे x1 कामा x2 कामा s3 कामा 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 xn, इस प्रकार से। इसको हम n टपल कहते हैं क्योंकि n एलिमेंट्स का ये पेयर है, तो n पेयर ना बोल के n टपल बोल देते हैं। ठीक है, ये 2 टपल है, 2 एलिमेंट का पेयर मतलब 2 टपल, ये 3 का पेयर मतलब 3 टपल। मैं आपको बताता हूँ n टपल। ठीक है, हिंदी में n टपल बोलते हैं, मतलब n कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, n जो है इसके घटक हैं, है ना। इसके 2 घटक हैं x1 x2, इसके 3 हैं x1 x2 s3, तो ये कहलाएगा, अगर इसको हम बोले तो 3 टपल बोलेंगे, 3 टपल। ठीक है, 3 टपल इस प्रकार। इसको 2 टपल बोलेंगे, या आप पेयर भी बोल सकते हो, युग्म, क्योंकि 2 ये है तो आप पेयर, इसको आप ट्रिपल पेयर बोल सकते हो, त्रियुग्म। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में 3 टपल है, ये आपका n टपल है, क्योंकि n युग्म आप बोलो, n युग्म। ठीक है, n युग्म ना बोल के n युग्म वाला हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा n पेयर। n पेयर नहीं बोलते हैं अपन, n टपल बोलते हैं इसको, n टपल, n पेयर ना बोल के n टपल। तो Vn जो है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसके मेंबर जो है n टपल्स होंगे। तो V2 के जो मेंबर्स होंगे 2 टपल में आएंगे, V3 के 3 टपल में आएंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर मान लो 4 टपल हुआ, V4 की बात करें, तो V4 के एलिमेंट कैसे आएंगे? जैसे हम बात करते हैं V4, तो V4 में ऐसे आ जाएंगे x1 कामा x2 कामा s3 कामा x4, ऐसे। ठीक है, 4 टपल्स आएंगे, इसके जो एलिमेंट्स है 4 टपल्स होंगे। ठीक है, अगर हम V5 बोले तो इसका एलिमेंट आएगा x1 कामा x2 कामा s3 कामा x4 x5, 5 टपल्स आएंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे, इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे। तो याद रखना आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब हम क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक बार हम क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारा जो टी है वो V3 से V2 में डिफाइंड है, V3 से V2 में लिखा हुआ है। तो चलिए, ये हमारा V3 है, हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो हमने डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा V3 है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और ये जो है V2 है, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब T एक मैपिंग है यहाँ से यहाँ V3 से V2 में, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखिए T मैपिंग है V3 से V2 में। और इस प्रकार परिभाषित है कि जब T ऑपरेट करेंगे x1 s2 s3 पे तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। T ऑपरेट करेंगे x1 कामा s2 कामा s3 पे तो ये रिजल्ट मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ का जो एलिमेंट है, जैसे इसका एलिमेंट होगा x1 s2 s3, ऐसे 3 टपल में होगा V3 है, या होगा y1 y2 y3 ऐसे, या होगा z1 z2 z3 ऐसे। इस प्रकार से 3 टपल में आएंगे इसके एलिमेंट, V3 के एलिमेंट। तो जब इसमें T ऑपरेट कर देंगे, इन सब में T ऑपरेट कर देंगे, तो यहाँ से जो हमें मिलेगा T ऑफ x1 s2 s3 मिलेगा। इसमें ऑपरेट करेंगे T को तो T ऑफ मिलेगा y1 y2 y3, इस प्रकार से। इसमें ऑपरेट करेंगे तो T ऑफ z1 z2 z3 मिल जाएगा, इस प्रकार से। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया है T जब ऑपरेट करते हैं x1 s2 s3 में, तो आंसर आ रहा है x1 माइनस s2 कामा x1 प्लस s3। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखो, T जब ऑपरेट करते हैं x1 s2 s3 में तो x1 माइनस s2 और x1 प्लस s3 आता है डबल पेयर में। ठीक है, अब बताइए मुझे, अगर मैं T ऑपरेट करूँ y1 y2 y3 में तो क्या आंसर आएगा? इसी को देख के बताइए। यह आ जाएगा y1 माइनस y2 y1 प्लस y3। वैसे अगर मैं T ऑपरेट कर दूं z1 z2 z3 में तो आंसर आएगा z1 माइनस z2 कामा z1 प्लस z3। इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि ये T का डेफिनेशन x1 s2 s3 के लिए भी लागू होगा, वही y1 y2 y3 के लिए, वही z1 z2 z3 के लिए लागू होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, लिखा हुआ है सो दैट T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दर्शाइए कि T एक रैखिक रूपांतरण है। इस T को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं टू प्रूव दैट T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है कि T एक रैखिक रूपांतरण है।
तो हम इस टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा ये इक्वल आना चाहिए ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। ये अगर हमने ले आया, ठीक है, तो टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू आना चाहिए ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। अगर ऐसा आ जाता है तभी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। चलिए हम मान लेते हैं, लेट हमने माना अल्फा हमारा है x1 कामा x2 कामा x3, ये v3 का एलिमेंट है, और बीटा जो है ये है y1 कामा y2 कामा y3, ये भी v3 का एलिमेंट है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो एलिमेंट हमने लिया v3 से। पहला एलिमेंट अल्फा जो है x1 x2 x3 के फॉर्म में है, बीटा जो है y1 y2 y3 के फॉर्म में है। इस प्रकार से मान लिया। देन तब अगर हम निकालते हैं टी ऑफ अल्फा, तो टी ऑफ अल्फा आएगा टी ऑफ x1 x2 x3, और इसका वैल्यू आपको पता होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है x1 माइनस x2 x1 प्लस x3। तो यहाँ से यहाँ हमें क्वेश्चन से मिला है ना, क्वेश्चन आप देख लीजिए, टी ऑफ x1 x2 x3 है x1 माइनस x2 कामा x1 प्लस x3। तो ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसी को देख के हमने ये लिखा है। ओके, एंड तथा अब हमें चाहिए टी ऑफ बीटा का वैल्यू। टी ऑफ बीटा का वैल्यू चाहिए, टी ऑफ बीटा होगा टी ऑफ y1 y2 y3, ये आ जाएगा y1 माइनस y2 कामा y1 प्लस y3, ये लीजिए। ठीक है, तो हमने इसी डेफिनेशन का यूज किया है और ये हमें क्वेश्चन से मिला है। अब मैं इसका लेफ्ट साइड लेके चलूंगा और राइट साइड लाऊंगा, मतलब टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लेकर चलूंगा और मैं प्रूव करूंगा ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए तो ये टी जो है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। तो मैं लेफ्ट साइड लेकर चलूंगा और राइट साइड लाने वाला हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नाउ अब मैं लिख रहा हूँ टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। टी ऑफ ए अल्फा का वैल्यू है x1 कामा x2 कामा x3 प्लस बी बीटा का वैल्यू है y1 कामा y2 कामा y3। तो हमने अल्फा का वैल्यू रख दिया, बीटा का वैल्यू रख दिया, टी। अब यहाँ पर देखिए, ए का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, वैसे बी का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला देखो, ए x1 आएगा पहला कोऑर्डिनेट, इसका आएगा बी y1, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा ए x1 प्लस बी y1। सेकंड ए का मल्टीप्लाई सेकंड कोऑर्डिनेट से ए x2 हो जाएगा, यहाँ बी y2, तो ए x2 प्लस बी y2 आ जाएगा। और तीसरा वाला आएगा ए x3 प्लस बी y3, ये लीजिए। मतलब ए का मल्टीप्लाई इन तीनों से होगा, बी का मल्टीप्लाई इन तीनों से होगा, इसका फर्स्ट प्लस हो जाएगा, इसका सेकंड से प्लस हो जाएगा, और इसका थर्ड वाला थर्ड कोऑर्डिनेट से प्लस हो जाएगा। कुछ देर के लिए इसको Z1 Z2 Z3 नाम देते हैं, तो ये आ जाएगा टी ऑफ Z1 कामा Z2 कामा Z3। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको हमने Z1 कहा, इसको Z2 कहा, इसको Z3 कहा, ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ। चलिए आगे लिख देते हैं, वेयर जहाँ Z1 हमारा है ax1 प्लस बी y1, Z2 हमारा है ax2 प्लस बी y2, और Z3 हमारा है as3 प्लस बी y3। ठीक है, तो ये हमने बता दिया है, हमने किसको Z1 Z2 Z3 कहा है। ठीक है, अब टी आप Z1 Z2 Z3 की वैल्यू क्या होगा, इसको आप अलग से लिख दीजिए ना, वेयर करके। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचे थे, अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पर इसको हमने Z1 बोला है, इसको Z2 बोला है, इसको Z3 बोला है, ये हमने लिख दिया अलग से। अब इसका वैल्यू क्या होगा, टी आप Z1 Z2 Z3, इसका वैल्यू आएगा Z1 माइनस Z2 कामा Z1 प्लस Z3। तो यहाँ से यहाँ कैसे आया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, हमारा क्वेश्चन में ये डेफिनेशन दिया गया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन से आ रहा है, ये भी Z1 Z2 Z3 है, तो Z1 माइनस Z2 कामा Z1 प्लस Z3 आएगा, ये वाला। चलिए, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पर Z1 Z2 को वैल्यू रख देते हैं ऊपर से देखकर, तो यहाँ से यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ हमारा क्वेश्चन के कारण आ रहा है ना। यहाँ Z1 Z2 Z3 है, तो Z1 माइनस Z2 कामा Z1 प्लस Z3 आएगा। चलिए, अब हमें Z1 Z2 Z3 की वैल्यू रखना है,
तो Z1 की वैल्यू है AX1 प्लस BY1 माइनस, अब Z2 की वैल्यू है AX2 और माइनस BY2। Z1 और Z2 की वैल्यू रख दिए, फिर कामा है, कामा। अब हमें रखना है Z1 प्लस Z3, Z1 और Z3 को प्लस करना है, तो AX1 प्लस BY1 प्लस AX3 प्लस BY3, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z3 हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इस दोनों में A कॉमन है, A कॉमन निकालते हैं, तो यह आएगा X1 माइनस X2, और इन दोनों में B कॉमन है, प्लस B कॉमन निकालते हैं तो Y1 माइनस Y2 कॉमन, ठीक है। इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में A कॉमन है, A कॉमन निकालेंगे तो X1 प्लस X3, और प्लस इन दोनों में आप देख रहे हो B कॉमन है, तो B अगर कॉमन निकालते हैं तो यह आ जाएगा Y1 प्लस Y3। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट को अलग कर देंगे और इसका सेकंड अलग कर देंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि इनके फर्स्ट में A कॉमन है और इन दोनों के सेकंड में B कॉमन है, तो फर्स्ट अलग अलग कर दें। देखो AX1 माइनस X2, AX1 माइनस X2 कामा AX1 प्लस S3, इसको अलग कर दिए, ठीक है। फिर प्लस इसका सेकंड अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हमने अलग कर दिया, AX1 माइनस S2 और AX1 प्लस S3, और इनका सेकंड और इसका सेकंड अलग कर देते हैं। तो सेकंड जब अलग करेंगे तो आएगा BY1 माइनस Y2 कामा BY1 प्लस Y3, ये लीजिए, ठीक है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, इसका पहला पहले वाले से ऐड हो जाएगा, सेकंड से ऐड हो जाएगा, इसी को प्लस करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट से प्लस होगा, ये मिल जाएगा, और सेकंड वाला सेकंड से प्लस हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट को अलग कर दिए, सेकंड को अलग। अब इसमें से A कॉमन निकलेगा और इसमें से B कॉमन निकलेगा, इस प्रकार से आएगा। देखिए, ये आप देखिए, A कॉमन निकालेंगे तो आएगा X1 माइनस S2 कामा X1 प्लस S3, ठीक है। वैसे इन दोनों में B कॉमन आ जाएगा, B कॉमन निकालेंगे तो आएगा Y1 माइनस Y2 और Y1 प्लस Y3, ये लीजिए। अब आप देखिए, ये हमारा T ऑफ अल्फा है, देख लीजिए, ये देखो T ऑफ अल्फा आया था X1 माइनस S2 कामा X1 प्लस S3, और T ऑफ बीटा आया था Y1 माइनस Y2 कामा Y1 प्लस Y3। तो ये T ऑफ अल्फा है, ये T ऑफ बीटा है, अभी हमने थोड़ा देर पहले निकाला था। तो यहाँ से आप देखो, ये हमारा T ऑफ अल्फा है, अब प्लस B, ये हमारा T ऑफ बीटा है। अब आप देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से किया था और कहाँ हम पहुँच गए। हमने स्टार्ट किया था T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा से, शुरुआत हमने यहाँ से किया था T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा से, और हम पहुँच गए यहाँ तक A T ऑफ अल्फा प्लस B T ऑफ बीटा, यहाँ तक पहुँच गए। तो आप लिख लीजिए 10 अतः T जब ऑपरेट किया A अल्फा प्लस B बीटा में, तो हमें आंसर मिल रहा है A T ऑफ अल्फा प्लस B T ऑफ बीटा। इसका मतलब T जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लिखो, हेंस T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अतः T एक रैखिक रूपांतरण है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन से कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए, रैखिक रूपांतरण बनने के लिए इस रिजल्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी है। मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, तभी वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, रैखिक रूपांतरण कहलाता है, अदरवाइज वह रैखिक रूपांतरण नहीं कहलाता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब रैखिक रूपांतरण नहीं है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। हम एक क्वेश्चन करते हैं, लेट माना T जो है वह V3 से V2 में B डिफाइंड बाई, इस प्रकार परिभाषित है कि, हिंदी में क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इस प्रकार परिभाषित है कि T जो है V3 से V2 में एक मैपिंग है, और इस प्रकार परिभाषित है कि T ऑपरेट कर रहे हैं X1 S2 S3 में, तो आंसर आ रहा है X1 का स्क्वायर प्लस
S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर, ये आ रहा है। अब यहाँ पे बोलता है देन सो दैट T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दर्शाइए कि, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तब दर्शाइए कि T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है, T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ भी T का डेफिनेशन आपको दिया गया है, यहाँ भी T एक मैपिंग है V3 से V2 में, लेकिन यहाँ हमें ये साबित करना है कि T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन में आपको इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जो दिया गया है स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट दिया गया है कि यहाँ पर T एक मैपिंग दिया गया है और वह V3 से V2 में, और T ऑफ x1 s2 s3 ये हमें दिया गया है x1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस s3 का स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। ये देखिए T ऑफ x1 s2 s3 x1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर दिया गया है। तो अगर इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो बताओ T ऑफ y1 y2 y3 क्या होगा। यहाँ x1 s2 s3 है, हमने लिख दिया y1 y2 y3, ये आएगा y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर होगा। वैसे अगर T ऑफ z1 z2 z3 निकालें तो ये आएगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर। तो इसी रिजल्ट से आया, ये जो रिजल्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया था, इसी रिजल्ट से ये दोनों आए हैं, है ना। अतः करके लिखता हूँ, अतः इंग्लिश में लिख सकते हो दज, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये जो रिजल्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है वहीं से आया है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा है V3, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और ये हमारा है V2, जी V2 है। यहाँ से यहाँ मैपिंग T है, T इज ए मैपिंग फ्रॉम V3 टू V2। इसके जो मेंबर होंगे वो x1 s2 s3 इस प्रकार ट्रिपल पेयर में होंगे, या होंगे y1 y2 y3 ऐसे, y1 y2 y3 ट्रिपल पेयर में, या होंगे z1 z2 z3 ऐसे, ठीक है। ट्रिपल पेयर में होंगे, V3 के मेंबर है ना, ट्रिपल पेयर में होंगे। जब इसमें T ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा T ऑफ x1 s2 s3, T ऑफ x1 s2 s3, या T ऑफ y1 y2 y3 आएगा। जब इसमें ऑपरेट करेंगे तो T ऑफ y1 y2 y3 मिलेगा। जब इसमें ऑपरेट कर देंगे तो हमें मिलेगा T ऑफ z1 z2 z3। तो ये T ऑफ x1 s2 s3 है, इसका वैल्यू ये दिया गया है हमें क्वेश्चन में। T ऑफ x1 s2 s3 की वैल्यू ये दिया गया है। वैसे T ऑफ y1 y2 y3 की वैल्यू ये होगा, T ऑफ z1 z2 z3 ये होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमें क्वेश्चन से मिल गया। अब हमें ये साबित करना है कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें हेडिंग डाल देते हैं, टू प्रूव दैट T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिद्ध करना है कि T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है, रैखिक रूपांतरण नहीं है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो क्या होता, और नहीं है तो क्या होगा, दोनों में आपको बताता हूँ। देखो, जब T ऑपरेट करते A अल्फा प्लस B बीटा में, ये इक्वल आता A ऑफ T अल्फा प्लस P ऑफ T बीटा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो, अगर T रैखिक रूपांतरण होता तो ये आता, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो T कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये और ये इक्वल आ जाए तो। लेकिन अगर इक्वल ना आए तो, अगर ये और ये इक्वल ना आए तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, रैखिक रूपांतरण नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक और कंडीशन है, देखो आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ले आइए T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा, और T ऑफ A अल्फा ले आइए A T ऑफ अल्फा।
अगर ये दोनों रिजल्ट आप प्रूव कर देते हो, ये दोनों तो भी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, टी रैखिक रूपांतरण। इसके लिए आपको दोनों रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा, ये पहला वाला भी दूसरा वाला। इनमें से कोई एक अगर नॉट इक्वल टू आ जाए, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो टी कहलाएगा नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी रैखिक रूपांतरण नहीं है बोल देंगे। अगर ये दोनों बराबर आएगा तभी टी रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। इसमें दोनों रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ पर ये और ये नॉट इक्वल टू लिया है, या ये नॉट इक्वल टू, कहीं एक नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, इसका मतलब टी रैखिक रूपांतरण नहीं है बोलोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बोलोगे। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कंडीशन है, या तो ये दो कंडीशन हो या ये सिंगल कंडीशन हो, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू आ जाए ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। तो अगर ये सिंगल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन, तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, मतलब रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। या ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए, दोनों भाई, केवल एक नहीं, दोनों, पहला और दूसरा दोनों, अगर एक साथ दोनों सेटिस्फाई होता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों अगर सेटिस्फाई होता है तो भी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ जाए तो आप क्या बोलोगे, टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या यहाँ इन दोनों में से कहीं एक नॉट इक्वल टू आ जाए तो भी आप बोलोगे टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें आप देखिए, इसमें हमें लिखा है टू प्रूव दैट टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी रैखिक रूपांतरण नहीं है। तो देखते हैं टी रैखिक रूपांतरण है कि नहीं है, हम कैसे साबित कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखो, हियर, यहाँ अल्फा हमने ले लिया x1 कामा x2 कामा s3, ये हमारा v3 का मेंबर है ना, माना करके लिख दो, हियर ना लिखे, माना, हमने माना है, लेट, ठीक है, मान लिया। और बीटा हमने मान लिया y1 y2 y3, ये भी v3 का एलिमेंट है, अल्फा और बीटा। देन तब हमने दो एलिमेंट लिए हैं, अल्फा और बीटा। देन तब अगर हम टी ऑफ अल्फा की बात करें तो टी ऑफ आएगा x1 s2 s3, और टी ऑफ x1 s2 s3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है x1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर। टी ऑफ x1 s2 s3 दिया गया है x1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो इसका वैल्यू आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 का स्क्वायर। ओके, एंड तथा अगर हम निकालते हैं टी ऑफ बीटा, तो आ जाएगा टी ऑफ y1 y2 y3, मतलब y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर आएगा। तो टी ऑफ अल्फा निकालिए, टी ऑफ बीटा हमने निकाल लिया, दोनों वैल्यू निकालिए। इन दोनों को ऐड करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं एंड टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, इसका वैल्यू क्या आता है देखते हैं। टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, टी ऑफ अल्फा हम निकाल चुके हैं, टी ऑफ बीटा भी निकाल चुके हैं। अब हम निकालने वाले हैं टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा का वैल्यू। तो यह आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस s3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और s3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा निकाल लिया, ठीक है। एंड अब हम निकालना चाहते हैं टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आता है। तो ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा का वैल्यू हमारा है x1 कामा x2 कामा s3, ये अल्फा है, प्लस बीटा हमारा है y1 कामा y2 कामा y3, ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू, प्लस करते हैं तो टी ऑफ ये आ जाएगा x1 प्लस y1 कामा x2 प्लस y2 कामा s3 प्लस y3, ये ठीक है। कुछ देर के लिए इसको Z1 Z2 Z3 नाम देते हैं। ये आएगा टी ऑफ Z1 Z2 Z3, वेयर जहाँ पर Z1 है हमारा x1 प्लस y1, Z2 है x2 प्लस y2, Z2 हमारा है x2 प्लस y2 और Z3 हमारा है s3 प्लस y3, ठीक है। कुछ देर के लिए इसको हमने Z1 बोला, इसको Z2 बोला, इसको Z3 हमने बोला है, यहाँ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टी ऑफ Z1 Z2 Z3 की वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो टी
टी ऑफ x1 x2 x3 होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। यहाँ Z1 Z2 Z3 आएगा तो क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर आएगा। ये आ जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर। ये ठीक है। अब Z1 Z2 Z3 को हम रख देते हैं, यहाँ जो हमने कुछ देर के लिए इसको Z1 बोला था, इसको Z2 इसको Z3, उसके वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ कैसे आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आया। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, ये आ जाएगा आपका Z1 का वैल्यू है x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, Z2 का वैल्यू है x2 प्लस y2 इसका होल स्क्वायर, और Z3 का वैल्यू है हमारा s3 प्लस y3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1, इसको ओपन करते हैं, यह आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2x2 y2, इसको ओपन करते हैं, यह आ जाएगा s3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2s3 y3, इस प्रकार से। तो यहाँ आप देखिए x1 स्क्वायर है, y1 स्क्वायर है, x1 स्क्वायर है प्लस y1 स्क्वायर है प्लस s2 का स्क्वायर है प्लस y2 का स्क्वायर है प्लस s3 का स्क्वायर है प्लस y3 का स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स है x1 y1 प्लस s2 y2 प्लस s3 y3। ये लीजिए, तो ये हमारा वैल्यू आया टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था, इसका वैल्यू ये आया, ये पूरा। और टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा का वैल्यू ये आ रहा है। इसमें x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर है, s2 स्क्वायर y2 स्क्वायर है, s3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर है, लेकिन ये सारे टर्म तो हैं, लेकिन ये वाला टर्म नहीं है इसमें। देखो, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा निकालें तो ये सारे टर्म आपको नजर आ रहे होंगे, देख लीजिए अच्छे से। ये मैं आपको एक साथ दिखाया था, ये सारे टर्म्स इसमें हैं, लेकिन ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म है, ये वाला टर्म तो इसमें नहीं है टी ऑफ अल्फा प्लस, लेकिन टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा में ये टर्म भी एक्स्ट्रा आ गया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ ये तो हमने निकाला है टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, जी ठीक है, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। बट किंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा निकाला था, उस समय ये आया था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, इतना आया था केवल। जब मैंने टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा निकाला, ये वैल्यू आया था। और टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा में ये वैल्यू आ रहा है, तो दोनों तो इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना टर्म इसमें है, इसमें तो है नहीं। ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है वो इसमें तो है नहीं। तो आप लिखोगे दज, अतः टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा यह इक्वल नहीं है टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा के। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, टी रैखिक रूपांतरण नहीं है, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है, इसके वैल्यू अलग है, इसके वैल्यू अलग है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो आप लिखोगे हैंस टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हैंस टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में लिखोगे अतएव टी एक रैखिक रूपांतरण नहीं है, टी एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।